Superman saves the day again. September 11, 2001. पूरी हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जिसके बाद 1/3 अमेरिका पैनिक मोड में चला जाता है। और सिर्फ 1/3 अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इस एक्सीडेंट के बाद शॉक हो जाती है। This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. A la espera de mayores informaciones, saber qué fue lo que ocurrió, cómo fue que Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York. 現在私、貿易センタービルから1キロほど北にあります国連本部の बट वेल एक प्लेन तो बाय एक्सीडेंट टावर में क्रैश कर गया था, लेकिन असल स्कार्सिटी तब फैली जब सेकंड प्लेन क्रैश हुआ। Any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो सिविलियंस वहाँ मौजूद थे और जो मीडिया वहाँ मौजूद था, जो इस सब चीजों को कवर कर रहा था, वो खुद एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। Explosion has just occurred. Everyone is running from the entire financial district now. The smoke is filling the entire area. Let's go. एक प्लेन तक तो ठीक था, सबको ये लग रहा था कि यार प्लेन के पायलट को हार्ट अटैक आया होगा और प्लेन क्रैश कर गया होगा, लेकिन असल स्कार्सिटी सेकंड प्लेन के क्रैश के बाद फैली, जिसके बाद उन्होंने इसको एक टेररिस्ट अटैक का नाम दिया। Private communications between ISIS operatives, which has led the United States intelligence agencies to this conclusion at this point, preliminary conclusion that this could be a terrorist attack. बट अब सवाल ये है कि क्या कसूर था उन लोगों का जो उन प्लेन्स में मौजूद थे? क्या कसूर था उन लोगों का जो उन टावर्स में मौजूद थे? क्या सच में ये एक टेररिस्ट अटैक था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? ये पूरा वीडियो एविडेंस और रिसर्च बेस है। इस वीडियो में जितनी भी मैं बातें करूंगा वो इंटरनेट पर मौजूद है। आप खुद से जाकर इन बातों को, इन एविडेंसेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। ये दिन था 11 सितंबर 2001 का, जब अमेरिका के 2 प्लेन्स को हाईजैक किया जाता है जस्ट आफ्टर द फ्लाइंग विद अराउंड 95 पैसेंजर्स। जब पहला प्लेन क्रैश होता है नॉर्थ ट्विन टावर में, तो मीडिया उस चीज को उतना कवर अप नहीं कर पाता है। लेकिन जब सेकंड प्लेन क्रैश होता है तो पूरी दुनिया उसको लाइव देखती है। It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. पता है ये 2 प्लेन सिर्फ हाईजैक नहीं हुए थे, इनके अलावा भी 2 प्लेन थे जो क्रैश हुए थे, लेकिन मीडिया ने उस चीज को उतना कवर अप नहीं किया। उन दोनों प्लेन में से एक प्लेन पेंटागन की तरफ सक्सेसफुली क्रैश कराया गया था। Well, Carol, as you can see, there is this huge cloud of smoke behind me, and that is the location of the Pentagon. लेकिन दूसरा प्लेन जो पोटेंशियली व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, बट गेस करो क्या वो प्लेन व्हाइट हाउस में क्रैश हुआ होगा? नहीं। अमेरिका की मीडिया ने इस चीज को कवर अप किया कि उस प्लेन के अंदर एक आदमी अपनी बीवी से बात कर रहा था फोन पे, और उसकी बीवी ने उसको बताया कि ये लोग हाईजैकर्स हैं जो आपका प्लेन क्रैश करवा रहे हैं। और ये सुनकर पूरे प्लेन में भागदौड़ मच गई, जिसके बाद पूरे के पूरे पैसेंजर जो उस प्लेन में मौजूद थे, उन्होंने मिलकर उस हाईजैकर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान बच गई और वो प्लेन व्हाइट हाउस से थोड़ा सा पीछे क्रैश हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि तुमने भी देखा और मैंने भी देखा, पहले प्लेन्स हाईजैक हुए और उसके बाद क्रैश कराए गए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों आज 1/3 अमेरिका इस चीज पर बिलीव करता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक गवर्नमेंट प्लेन था। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे? अगर ये यूएस गवर्नमेंट ने किया तो क्या प्रूफ है? आखिर क्यों एक गवर्नमेंट अपनी कंट्री का इतना लॉस करेगी? आखिर क्यों एक कंट्री इतने सारे लोगों की जान लेगी? अगर तो तुम इमोशंस की बेस पर डिसीजन लेते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वेट, आई कैन एक्सप्लेन। जब भी कभी हम इमोशंस यूज करते हैं तो लॉजिक यूज करना भूल जाते हैं।
और जज्बात में लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता। और ये वीडियो एक इमोशनलेस डिसीजन वाली है। सो आगे जो मैं तुम्हें प्रूफ्स और एविडेंसेस दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, शायद उनको सुन के और देख के तुम कभी भी इस कंस्पिरेसी पे बिलीव ही नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो। The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. सबसे पहले तो तुम ऑर्डर समझो। पहले बॉम्ब एक्सप्लोड हुए, उसके बाद प्लेन क्रैश कराए गए, और यही सेम बात उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प ने भी मीडिया को बताई थी। I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously. लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे टेररिस्ट इतने महीनों तक, इतने सालों तक उन दोनों बिल्डिंग्स में बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चला। और वो दो बिल्डिंग जिसमें लोग हजारों की तादाद में रोज आते जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? I believe that censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, "Oh, cut this out, cut this out." It was the first hijacked plane that hit the It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit the tower. I don't think so। काफी लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता होगा, which name is demolition। पुरानी बिल्डिंग्स को जब भी किसी एरिया से हटाना होता है, गायब करना होता है, तो डेमोलिशन को यूज़ करा जाता है। डेमोलिशन में बेसिकली जो पुरानी बिल्डिंग है या कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो मेन जॉइंट्स है, फ्रेम के जो मेन जॉइंट्स है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पे TNT लगाया जाता है, एक्सप्लोजिव्स लगाए जाते हैं, और फिर उनको एक्सप्लोड करा जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग के जो मेन जॉइंट्स हैं वो वीक हो जाए और पूरी बिल्डिंग सीधा सीधा कोलैप्स कर जाए। the bomb hit the lobby first. मैं आगे चलकर इस बात पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई और कंक्लूजन निकला कि प्लेन के ऑयल की बर्निंग की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हुई और आयरन मेल्ट हुआ। अगर हम इस डिबेट को साइंटिफिकली देखें तो ऑयल की बर्निंग पॉइंट होती है 1500 फ़ारेनहाइट, जबकि आयरन की मेल्टिंग पॉइंट होती है 2500 फ़ारेनहाइट। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वेल, अगर ये एक यूएस गवर्नमेंट का प्लान था तो रीजन क्या था ये सब करवाने के पीछे? वेल, दो सबसे बड़े रीजन थे ये सब करवाने के पीछे। डे बिफोर 9/11 यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर डोनाल्ड रमफेल्ड ने एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने बताया कि यूएस के $2.3 ट्रिलियन गायब हैं। Our financial systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. Just before day 9/11, और ये सब पैसे कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। ये सब पैसे टैक्स से वसूल किए गए थे। अगर ये पैसे यूएस के हर एक इंडिविजुअल सिविलियंस को दिए जाते तो अराउंड $8,000 हर एक सिविलियन को मिलते। तो एक बार के लिए तुम खुद को गवर्नमेंट लेवल पर रख कर देखो, तुम क्या ये सब नहीं करोगे कंट्री की बदनामी बचाने के लिए? ऑब्वियसली तुम्हारा भी यही जवाब होगा कि हम क्यों ही करेंगे, क्यों इतने लोगों को नुकसान करेंगे कंट्री का सिर्फ एक छोटा सा दाग मिटाने के लिए? आखिर क्यों हम इतने लोगों की जान लेंगे? वेल, आई गेट इट, लेकिन तुम अभी उस लेवल पर नहीं हो ना, तुम ये चीजें नहीं कर सकते और ना ही ये सब चीजें सोच सकते हो कि हम ये सब करेंगे। वेल, आई थिंक सो ये रीजन काफी लोगों के लिए इनफ नहीं होगा, लेकिन अब जो रीजन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसको सुनकर तुम भी बोलोगे इट इज वेरी पॉसिबल कि इसके पीछे यूएस गवर्नमेंट का हाथ हो। ये दिन था 2 अगस्त 1990 का, जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और कुवैत को इन्वेड कर लिया। New pictures have reached London of the Iraqi attack on Kuwait City on the 2nd of August. लेकिन कुवैत पर हमला करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सद्दाम की इस फैलती दहशत को देखकर अमेरिका पूरे अरब को धमकाने और डराने लगा और सद्दाम की इस उभरती पावर को और दहशत को देखकर अमेरिका उसका गलत इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके वो सऊदी अरब में अपने मिलिट्री बेसिस बनाता है। अमेरिका बहुत ही चालाकी से बाकी अरब कंट्रीज को सद्दाम हुसैन की ताकत से डराने लगा और इवन अमेरिका ने सऊदी बादशाह को इराक के फेक टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई कि अगर सद्दाम को ना रोका गया तो उसका नेक्स्ट टारगेट सऊदी अरब होगा। तो अब अगर सद्दाम हुसैन से अपनी जान छुड़ानी है तो हमें अमेरिका की फौज को सऊदी अरब के अंदर बेसिस देने ही होंगे, जिसके बाद ऑफ कोर्स सऊदी बादशाह ने अमेरिका को बेसिस दे दिए
लेकिन सऊदी अरब की आवाम इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऑब्वियसली जब ये सब हुआ तो सऊदी के लोग इससे ना खुश थे, लेकिन एक इंसान जो इस सब चीजों से बहुत गुस्सा था, जिसका नाम था उसामा बिन लादेन। सद्दाम हुसैन की इस फैलती बदमाशी को खत्म करने के लिए और इराक की ऑयल रिफाइनरी पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका एक ऐसे इंसिडेंट का वेट कर रहा था जिसके बाद वो इन सब चीज़ों पर और इराक पर हमला कर सके। और उसके बाद हुआ 9/11। लेकिन अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि 9/11 के एलिगेशंस सद्दाम हुसैन पर लगाए जाएं, लेकिन ये एलिगेशन सऊदी के एक बिजनेसमैन और अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन पर रखते हैं, और जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. क्योंकि उसामा उस टाइम अफगानिस्तान में था, और यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से अमेरिका हैड प्लेड अ मेजर रोल इन 9/11 कंस्पिरेसी। लेकिन इस कंस्पिरेसी का सबसे बड़ा फायदा पता है किसको हुआ था? उन लोगों को जो स्टॉक ब्रोकर थे या जिन लोगों को इस कंस्पिरेसी के बारे में पता था, जैसे लेरी सिल्वरस्टीन। ये वो बंदा है जिसने ट्विन टावर्स को रेंट पे लिया हुआ है फॉर 99 ईयर, मतलब किराए पे लिया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ है। एक फैसिनेटिंग बात बताऊं, इस बंदे ने 2 मंथ जस्ट बिफोर 9/11 टेररिज्म का इंश्योरेंस ले रखा था, जिसके बाद वो वैल्यू इसको डबल होकर मिलती है। एक बिजनेसमैन जिसने दोनों ट्विन टावर्स को लीज पे लिया हुआ था, रेंट पे लिया हुआ था, भाड़े पे लिया हुआ था फॉर 99 ईयर्स, आउट ऑफ नोवेयर उस इंसान ने टेररिज्म इंश्योरेंस लिया था जस्ट 2 months बिफोर 9/11, जस्ट 2 months बिफोर 9/11। और जैसे ही 9/11 हुआ उसके बाद लैरी सिल्वरस्टीन ने डबल द अमाउंट वापस कलेक्ट कर लिया था, बिकॉज 2 जगह अटैक हुए थे। और इस फैक्ट ने पूरी 9/11 कंस्पिरेसी थ्योरी को इतना ज़्यादा फ्यूल कर दिया था, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि ये सुनने पे तुम्हें खुद काफ़ी हद तक शक हो सकता है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ऑल ऑफ दिस वाज प्लान्ड। लेकिन सिर्फ इन लोगों को इस चीज का फायदा नहीं हुआ था, इस चीज का सबसे बड़ा फायदा यूएस गवर्नमेंट को भी हुआ था। पता है कैसे? जब ये एक अटैक हुआ उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था पेट्रियट एक्ट। इस एक्ट के अंदर अब यूएस गवर्नमेंट हर किसी को विदाउट परमिशन फुल ऑन स्पाई कर सकती थी। पूरे यूएस में हर कोने पर कैमरा फिट किए जाते हैं, हर एक इंसान को स्पाई किया जा सकता था। बेसिकली ये चीज सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाई गई थी कि यूएस गवर्नमेंट अब फुल ऑन स्पाई कर सकती है विदाउट एनी परमिशन। If you guys should be talking so loud. No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला है कि 9/11 का इंसिडेंट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा रहा था। मैं तुम्हें अभी एक बहुत जबरदस्त चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें स्पेसिफिक ग्रुप, ये कुछ लोग जो एनिमेशन बनाते हैं, जैसे सिम्पसन सीरीज के लोग जो एनिमेशन बनाते हैं, ये लोग करंट एरा को देखकर अपकमिंग टाइम को प्रिडिक्ट कर देते हैं। और 9/11 की इमेजिनेशन कहीं ना कहीं काफी टाइम से हमारे माइंड में इंस्टॉल की जा रही थी। वेट, मैं तुम्हें सब चीजों के प्रूफ भी देता हूँ। जैसे सिम्पसन्स के उस एपिसोड में ये 9/11 का टेम्पलेट और ये एनएसए वाला एपिसोड। मुझे लगता है कि अब काफी लोगों को ये पता चल चुका होगा कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे एक्चुअल था कौन। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा केस होता है तो आपने उसको जज्बात पर नहीं, लॉजिकली देखना है। हमेशा रियलिटी वो नहीं होती जो दिखाई जाती है। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। और मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज जल्दी से जल्दी रहा हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मैं अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। वेल, आई विल try to improve my efficiency and improve my quality and content. ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।